हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मालवा इतिहास की पृष्ठभूमि के बारे में बताया और मालवा में किस प्रकार से मध्यकाल में एक स्वतंत्र प्रांत की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है दिलावर खां गौरी के नेतृत्व में। दिलावर खां गौरी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ होशंग शाह नाम एक कुशल शासक भी आता है और जिसने होशंगाबाद नगर की स्थापना की है। इसके बाद हम देखते हैं कि महमूद खिलजी के नेतृत्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना होती है। महमूद खिलजी अपने मालवा राज्य का अत्यधिक कुशल प्रशासक था। इसके समय में सीमाओं का अत्यधिक विस्तार होता है। इसने आक्रामक विदेश नीति का पालन किया है। महमूद खिलजी ने चित्तौड़ और गुजरात के साथ में भी युद्ध किए हैं और सीमाओं का विस्तार करने के साथ साथ इसने चित्तौड़ पर विजय का दावा किया है और उसी विजय के दावे के अंतर्गत इसने अपनी राजधानी में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं महमूद खिलजी की जब मृत्यु होती है तो मालवा राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। महमूद खिलजी की मृत्यु के समय फरिश्ता ने कहा था उसकी प्रशंसा करते हुए कि युद्ध स्थल ही उसका आरामगाह था। तो हम देखते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र ग्यासवेग मालवा की गद्दी पर बैठता है और मालवा की गद्दी पर बैठने के बाद हम देखते हैं कि महमूद खिलजी की भांति ये वीर नहीं था, कुशल सेना नायक नहीं था। इसलिए इसने अपने पिता की आक्रामक विदेश नीति का परित्याग कर दिया। आक्रामक विदेश नीति का परित्याग करने के बाद भी हम देखते हैं कि इसे कुछ युद्ध करने पड़े हैं और उन युद्धों में मेवाड़ और गुजरात के साथ इसने युद्ध किया है, लेकिन ये दोनों ही युद्धों में पराजित हुआ है। और हम देखते हैं कि इसने इथोपियाई और तुर्की दासियों की एक अंगरक्षक सेना का निर्माण किया था। इसके हरम में 16,000 दासियां थीं और इसके अंतिम समय में इसके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष होने लगता है। पुत्रों में जब उत्तराधिकार का संघर्ष होता है तो इसके ज्येष्ठ पुत्र नसीर शाह के द्वारा अपने अनुज की हत्या कर दी जाती है और इसके जीते जी ही स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका ज्येष्ठ पुत्र नसीर शाह शासक बनता है। ये अत्यधिक निष्ठुर और क्रूर शासक माना जाता है जिसमें दया का लेस मात्र भी नहीं था। अत्यधिक क्रूर शासक इसे कहा जाता है। इसका शासन बहुत लंबा नहीं था। 1501 से लेके 1510 तक इसका शासन रहता है। 1510 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका पुत्र महमूद खिलजी सेकंड के नाम से मालवा की गद्दी पर, मांडू की गद्दी पर शासक बनता है। जब ये शासक बनता है तो इसने क्या किया है, उत्तराधिकार का संघर्ष, तमाम दरबारी गुट इसके समय भी एक चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इसने चंदेरी के राजपूत शासक रायचंद की सहायता प्राप्त की है और उन्हें मेदिनी राय की उपाधि भी प्रदान की है। उन्हें अपना वजीर नियुक्त किया है। इसने रायचंद को अपना वजीर नियुक्त किया है। हम देखते हैं रायचंद को जब वजीर नियुक्त किया है तो रायचंद ने दरबार में अपना एक समर्थक गुट तैयार किया है। तमाम किलों पर, तमाम नगरों पर अपने समर्थक लोगों को तैनात किया है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, महमूद खिलजी को मेदिनी राय से ही एक असुरक्षा की भावना अपने अंदर आने लगती है। ऐसी स्थिति में महमूद खिलजी क्या करता है, अपने ही वजीर मेदिनी राय के विरुद्ध गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह सेकंड से सैन्य सहायता प्राप्त करने की याचना करता है और उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए ये गुजरात जाता है। गुजरात से मुजफ्फर शाह की सेनाओं के साथ मांडू आता है। मांडू में भीषण संघर्ष होता है। भीषण संघर्ष, भयंकर नरसंहार के बाद मुजफ्फर शाह के द्वारा मांडू में महमूद खिलजी को फिर से स्थापित कर दिया जाता है, या कह सकते हैं फिर से पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब मुजफ्फर शाह की सेनाएं गुजरात के लिए वापस लौटती हैं, ऐसी स्थिति में मेदिनी राय के द्वारा तमाम नगरों पर, गागरेन जिनमें से है, अपना अधिकार कर लिया जाता है और स्वयं को सुदृढ़ कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में फिर से महमूद खिलजी के द्वारा
गुजरात की सैन्य सहायता मांगी जाती है और स्वयं को गुजरात की सहायता जब वो मांगता है, ऐसी स्थिति में मेदिनी राय के द्वारा मेवाड़ के वीर शासक राणा सांगा से सैन्य सहायता प्राप्त की जाती है। राणा सांगा इस समय राजपूत शासक मेदिनी राय की सहायता करते हैं और जब राणा सांगा की सैन्य सहायता मेदिनी राय को प्राप्त होती है तो मेदिनी राय ऐसी स्थिति में मालवा में अपनी स्थिति को अत्यधिक सुदृढ़ कर लेता है और मेदिनी राय के साथ साथ राणा सांगा भी मालवा में सुदृढ़ हो जाते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है, राणा सांगा की सेनाओं के द्वारा महमूद खिलजी को बुरी तरह से पराजित किया जाता है। महमूद खिलजी घायल होता है और घायलावस्था में ही उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले जाया जाता है। फिर जब वो ठीक हो जाता है उपचार के द्वारा, तो बाद में राणा सांगा के द्वारा महमूद खिलजी को रिहा कर दिया जाता है और मालवा की गद्दी पर पुनर्स्थापित किया जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, बहादुर बाद में हम देखते हैं 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है। मांडू में महमूद खिलजी और उसके पुत्रों को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर चंपानेर ले जाया जाता है, गुजरात ले जाया जाता है। और जब ये महमूद खिलजी पलायन करने का प्रयास करता है, ऐसी स्थिति में गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा महमूद खिलजी और उसके पुत्रों का वध कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा मालवा के राज्य का विलय गुजरात में कर लिया जाता है और ये स्थिति 1531 से लेकर 1537 तक कायम रहती है। जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है पुर्तगीज से संघर्ष के दौरान, जब हम आपको गुजरात के इतिहास के बारे में आपको पढ़ाया था तो इन बातों को बताया गया था। तो बहादुर शाह की जब मृत्यु 1537 में हो जाती है, ऐसी स्थिति में गुजरात से मालवा फिर से अलग होने की स्थिति बन जाती है और जो गुजरात का शासक भावी शासक इमादुल मुल्क होता है, उसने मल्लू खां को कादिर शाह की उपाधि प्रदान की है और मालवा में स्वतंत्र शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कादिर शाह सुल्तान का गुजरात का से आकर मालवा का सुल्तान बन जाता है। 1537 से 1542 तक कादिर शाह का मालवा में शासन चलता है और 1542 में जब शेर शाह के द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है, तो इस तरह से मालवा का एक स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है और मालवा में शेर शाह के द्वारा सुजात खां को अपना गवर्नर नियुक्त किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं जब शेर शाह के अल्प शासन के बाद जब शेर शाह की मृत्यु होती है, तो शेर शाह के उत्तराधिकारियों में भी जो अव्यवस्था भारतवर्ष में फैलती है, वो अव्यवस्था का प्रभाव मालवा में भी होता है। सुजात खां को कुछ समय के लिए हटाया जाता है, वहाँ पर ईसा खां को गवर्नर बनाया जाता है, लेकिन अंततः सुजात खां अपनी स्थिति को फिर से सुदृढ़ कर लेता है और सुजात खां की जब 1555 में मृत्यु होती है, तो उसका पुत्र मियाँ वाइजीद मालवा में अपने को स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। इसे बाज बहादुर के नाम से इतिहास में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई है और बाज बहादुर को अपने सैन्य शासन की वजह से नहीं, बल्कि संगीत में रुचि के कारण, संगीत को संरक्षण के कारण, संगीत को प्रश्रय के कारण अधिक याद किया जाता है। बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती के राज्य को जीतने का प्रयास किया है, लेकिन दुर्गावती ने इसे बुरी तरह से पराजित किया है। इस पराजय से बाज बहादुर की शक्ति अत्यधिक क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर 1562 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है और मालवा राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। बाज बहादुर बाद में मुगल साम्राज्य में, मुगल दरबार में संगीत और सारंगी बजाने का काम करने लगते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मालवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मालवा के स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी इतिहास में मालवा के प्रांतीय सुल्तानों के द्वारा
जो वहाँ पर स्थापत्य कला को, जो वहाँ पर संगीत कला को जो प्रश्रय प्रदान किया गया। और मालवा के शासक अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ किसी तरह की इस्लामिक कट्टरता दृष्टिगत नहीं होती है। मालवा के शासकों ने अपनी बहुसंख्यक प्रजा के साथ, हिंदुओं के साथ एक सहिष्णुता का व्यवहार किया है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि मालवा में तमाम प्रमुख इमारतों का निर्माण हुआ है। उन इमारतों में जामी मस्जिद, असरफी महल, हिंडोला महल, जहाज महल और रानी रूपमती महल प्रसिद्ध हैं। मालवा में बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय कथाएं भी काफ़ी प्रचलित हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार से मालवा अपने स्वतंत्र अस्तित्व के बाद अंततः मुग़ल साम्राज्य में समा जाता है, विलीन हो जाता है। इस प्रकार से हम एक बार इन सारी बातों को फिर से देख लेते हैं कि महमूद खिलजी फर्स्ट के बाद गियास बेग उसका उत्तराधिकारी बनता है और इसने आक्रामक विदेश नीति का परित्याग किया है। लेकिन इथोपियाई और तुर्की दासियों की अंगरक्षक सेना के कारण ये जाना जाता है। मेवाड़ और गुजरात से इसने युद्ध किया है लेकिन पराजित हुआ है। और महमूद खिलजी सेकंड के समय में ये काफ़ी प्रसिद्ध शासक है। महमूद खिलजी सेकंड, इसके समय में मेदिनी राय को लेकर राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य में जो संघर्ष हुआ है वो इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कि बहादुर शाह के द्वारा इसका विलय कर लिया गया। बाद में हम देखते हैं कादिर शाह ने भी अपने समय के राय से हल्दी जो राजपूत शासक थे, या कह सकते हैं स्थानीय राजपूत शक्तियों से अपने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। लेकिन बहादुर शाह की आक्रामक साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण, शेर शाह की आक्रामक विदेश नीति के कारण उसे अपने राज्य को समाप्त करना पड़ा। बाद में हम देखते हैं कि बाज बहादुर के नेतृत्व में एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हुआ है, वो भी एक अल्पकालिक शासन ही कह सकते हैं। इस प्रकार से ये राज्य समाप्त हो जाता है और ये इस राज्य की राजधानी मांडू अपनी प्रमुख इमारतों के लिए जानी जाती है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि असरफी महल कहाँ है, हिंडोला महल कहाँ है, जहाज महल और जामी मस्जिद रानी रूपमती महल कहाँ है। ये सारी इमारतें मालवा की राजधानी मांडू में स्थित हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रांतीय राज्यों की श्रृंखला को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे इसका लाभ अधिकाधिक लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।